गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन पढ़ रहे हैं प्लेटो। तो पिछली कक्षा में अपन प्लेटो के विषय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे प्लेटो का जीवन परिचय, उनका कार्यकाल, प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो का साम्यवाद। ठीक है ना। आज अपन पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य, यानी प्लेटो कैसे राज्य की कल्पना करता है एवं प्लेटो क्या चाहता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए और एक बेहतर एवं आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो टॉपिक, मेन टॉपिक प्लेटो है। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लेटो का आदर्श राज्य। ठीक है, प्लेटो कैसे राज्य की कामना करता है। ठीक है, तो प्लेटो ने राज्य के लिए तीन चीजें बताई हैं, जैसे बुद्धि अथवा ज्ञान, साहस अथवा वीरता और वासना अथवा भूख। ठीक है ना, क्योंकि तीनों के पीछे उसने तर्क बताए हैं कि क्यों ये चीजें होना चाहिए किसी भी राज्य के राजा में या किसी भी राज्य के प्रशासनिक अमले में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है ना, तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का उल्लेख किया है उसके बारे में प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना उचित है कि राज्य केवल काल्पनिक है। ठीक है ना, यहाँ पर जितनी बात बताई गई वह काल्पनिक है, व्यवहारिक नहीं है। उसके आदर्श राज्य की कल्पना वस्तुतः चित्रकार की तरह है, यानी कि प्लेटो ने इतने बेहतर राज्य की कल्पना की है कि जो भविष्य में कभी संभव हो तो बात अलग है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की परिस्थितियों में संभव वैसा राज्य बन पाना संभव नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है ना, वह नगर आदर्श राज्य के शब्दों में निर्मित है, क्योंकि उसके विचार में पृथ्वी पर यह कभी भी नहीं है, जैसा कि प्लेटो ने बताया। ठीक है ना, प्लेटो के आदर्श राज्य के चित्रण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जिसको ध्यान रखना परम आवश्यक माना गया है। ठीक है ना, प्लेटो के गुरु सुकरात एथेंस नगर राज्य शासकों ने विष पीने के लिए बाध्य किया था। इस घटना के कुलीन वंशीय एवं अत्यंत प्रखर बुद्धि होने के कारण वह व्यवहारिक राजनीति में जाते जाते दर्शन की दुनिया में चला गया। यानी कि प्लेटो के ऊपर किस बात का जो है तो प्रभाव रहा। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे और एथेंस। ठीक है ना, यूनान की राजधानी क्या थी? एथेंस थी। एथेंस में सुकरात रहते थे, जो कि पठन पाठन का कार्य करते थे और प्लेटो भी सुकरात के शिष्य रहे। ठीक है ना, लेकिन एथेंस में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि जिसके कारण सुकरात को विष यानी जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया गया और यही घटना जो है तो प्लेटो को एक बेहतर राजनीति के दिशा में जाते जाते उन्होंने क्या किया? दर्शन की दिशा में, ठीक है ना, फिलॉसफी की लाइन पकड़ ली, उस दिशा में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, हाँ, प्लेटो कहते हैं कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा, यानी कि नगर राज्य तब तक खुशहाल नहीं होंगे जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं होंगे। दार्शनिक राजा से तात्पर्य उन प्रशासकीय सेवा देने वाले लोगों से है जो उच्च पदों पर बैठे होते हैं। ठीक है ना, अथवा इस संसार के राजाओं और राजकुमारों की बात इसलिए कही गई क्योंकि प्राचीन काल में राजा एवं राजा के बाद राजकुमारों को शासन मिलता था। ठीक है, चूंकि राजतंत्र था पहले, जब प्लेटो के कार्यकाल में दुनिया में क्या था? राजतंत्र था। ठीक है ना, प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य को तीन भागों में बांटा था। ठीक है ना, पहला है विवेक यानी बुद्धि, दूसरा है साहस और वीरता यानी कि मनुष्य का शौर्य, और तीसरा है भूख यानी वासना। और भूख क्यों? क्योंकि जब तक भूख आपके अंदर नहीं होगी तब तक उत्पादन की क्षमता आपके अंदर नहीं विकसित होगी, तो अतः भूख। ठीक है ना, अब राज्य का स्वरूप अथवा राज्य और व्यक्ति का संबंध ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, राज्य का स्वरूप अथवा राज्य व व्यक्ति
ना। तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य का ढांचा शक्ति के समान मानकर चलता है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति को कैसे माना है? राज्य और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को किससे संज्ञा दी है? ठीक है ना। तो जीवाणु और जीव से दोनों को की संज्ञा दी है, व्यक्ति और राज्य को। ठीक है ना। जो कि प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है, यानी कि राज्य क्या है? व्यक्ति का ही एक स्वरूप है। ठीक है ना। मनुष्य का स्वरूप क्या है? राज्य है। राज्य से ही मनुष्य के स्वरूप की कल्पना की जानी चाहिए। ठीक है। तो आदर्श राज्य में का एक स्वाभाविक परिणाम भी था। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 प्रधान गुण बताए गए हैं, यानी कि प्लेटो के अनुसार मनुष्य में 3 प्रधान गुण कौन से होने चाहिए? बुद्धि अथवा ज्ञान, साहस अथवा शौर्य, वासना अथवा बुद्धि। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए? पहला बुद्धि अथवा ज्ञान। ठीक है। दूसरा है वीरता अथवा शौर्य। तीसरा है वासना अथवा भूख। 3 चीजें मनुष्य के अंदर पाई जानी चाहिए, ऐसा प्लेटो मानता है। तभी एक आदर्श राज्य का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना। और प्लेटो ने आदर्श राज्य के 3 वर्ग भी बनाए हैं। ठीक है ना। आदर्श राज्य के 3 वर्ग भी बनाए हैं। आदर्श राज्य के 3 वर्ग। ठीक है ना। आदर्श राज्य के 3 वर्ग। ठीक है। कौन कौन से आदर्श राज्य के 3 वर्ग हैं? पहला है उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक या संरक्षक वर्ग। ठीक है ना। तो पहला है उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग, और तीसरा कौन सा बताया गया है? शासक या संरक्षक वर्ग। शासक या संरक्षक वर्ग। ठीक है ना। यहां पर प्लेटो ने आदर्श राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। आदर्श राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया है, यानी कि आदर्श राज्य के लिए क्या क्या चीजें हैं, एक आवश्यक क्या क्या चीजें हैं, उसके विषय में यहाँ पर बताया जाए। तो क्या चीजें बताई गई हैं? 3 भाग कौन कौन से? पहला है उत्पादक वर्ग, और दूसरा है सैनिक वर्ग, और तीसरा है शासक या संरक्षक वर्ग। तीनों वर्गों को अपन अच्छे से समझ लेते हैं। उत्पादक वर्ग का क्या मतलब है? जो उत्पादन करता है, किसी भी प्रकार का उत्पादन, चाहे आप एक सामान्य एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कृषक, किसान काहे का उत्पादन करता है? कृषि का। तो उत्पादक वर्ग हो गया, यानी कि जिन चीजों की आवश्यकता मनुष्य को है वो कहाँ बनती है, उसका उत्पादन कहाँ होता है, वो वर्ग की यहाँ पे बात की गई। ठीक है ना। तो कौन सा हुआ? उत्पादक वर्ग। फिर दूसरा है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग क्या है? जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। हमारे देश में किसी भी प्रकार के विदेशी आक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे सैनिक करते हैं। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में भी सैनिकों को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है। तो सैनिक वर्ग जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है। फिर अगला है शासक या संरक्षक वर्ग। शासक या संरक्षक वर्ग से मतलब यह है कि एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसे शासन व्यवस्था, ऐसी सरकारी व्यवस्था, ठीक है ना, जो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करे, ढांचा तैयार करे और नियमों का पालन करवाने के लिए एक
एक ऐसा ढांचा तैयार करे जिसमें देश की प्रदेश की समस्त जनता जो है तो उन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करे। ठीक है ना, ठीक है। शासक के संरक्षक वर्ग भी उसको कहा गया है। संरक्षक वर्ग यानी कि जो हमारी सुरक्षा, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करे, हमारे अधिकारों का को संरक्षण प्रदान करे। ऐसा वर्ग कौन सा वर्ग होता है? शासक वर्ग होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से प्लेटो ने आदर्श राज्य के 3 वर्ग को बताया। ठीक है। फिर अगला है इसी में कि दार्शनिक राजाओं का शासन होना चाहिए। प्लेटो ऐसा मानता है कि दार्शनिक राजाओं का शासन, इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। दार्शनिकता क्या होती है और दार्शनिक राजा क्या होते हैं। तो दार्शनिक राजा से यहाँ पे तात्पर्य इस बात से आप लगा सकते हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा प्रशासक जो भविष्य की चीजों को भांप ले और भविष्य की चीजों को देखता हुआ चले। ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए कि मान लीजिए कि हमारे पास अनाज का भंडारण है। ठीक है ना। तो उस अनाज के भंडारण को कम से कम कुछ दिनों के लिए भंडारण करके रखा जाए, जिससे कि भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अकाल पड़ जाए, बारिश ना हो या किसी को ओलावृष्टि हो, कोई भी चीजें हो, तो अगर दार्शनिक राजा है, अच्छी सरकार है, होशियार सरकार गवर्नमेंट है, तो क्या करती है? चीजों को पहले से क्लियर करके चलती है। कहीं आपत्ति विपत्ति आ गई तो उस समय हमारा ये जमा राशन हमको काम कर सके। यह एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। वो जो है तो एक दार्शनिक लीडरशिप में देखने को मिलता है। ऐसा प्लेटो भी मानता है। ठीक है ना। प्लेटो ने आदर्श और दार्शनिक राजा किसे माना है? दार्शनिक प्रशासक किसे माना है? कि जो भविष्य की बातों को ध्यान में रख करके आज का प्रशासन चलाए। ऐसा नहीं है कि आज के आज ठीक होना चाहिए, कल क्या होता है इससे हमको लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कल की व्यवस्था को आज की व्यवस्था से जोड़ कर देखिए। यही दार्शनिक राजा का सर्वोत्तम गुण है और यही बात प्लेटो ने यहाँ पर बताई है। तो कैसा राजा होना चाहिए? आदर्श राज्य का राजा दार्शनिक राजाओं का जो है तो शासन आदर्श राज्य में होना चाहिए। ठीक ना। मूर्खों का प्रशासन नहीं होना चाहिए, ऐसा प्लेटो मानता है। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई समस्या है तो आप कांटेक्ट करिए। थैंक यू।